हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचटेट 2022 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने लेकर आए हैं, जो लेवल 3 में आपका आया था पीजीटी के लिए। इसको हम आज इसके सीडीपी पोर्शन को हम कवर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने 2023 दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके सीडीपी वाले पार्ट को कवर किया था। आज हम 2022 वाले सेशन में जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको हम कवर करने वाले हैं एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से, और एक एक बारीकी से मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूंगी। और इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच ऑनगोइंग है एचटेट 2024 के लिए। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा जनरल पेपर और हिस्ट्री के लिए हमारे अलग बैचेस चल रहे हैं। चाहे तो आप दोनों बैचेस को परचेज करके एक बड़ा भारी डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं अपने सेशन की तरफ, बढ़ रहे हैं, और अपना पहला हमारा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देती हूँ, आप भी पढ़ें साथ साथ। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें कठिनाई प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता जाता है और समय कारक गौण है। तो जहां पर आपका समय कारक गौण है और केवल आपके प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, तो वहां पे कैपेसिटी देखी जाती है कि जो सॉल्व करने की जो पावर है वो कितनी है। तो ये अपना पावर टेस्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर गति की कोई बात नहीं है क्योंकि समय यहाँ पर गौण है। यहाँ पर आपकी शक्ति की बात हो रही है, पावर टेस्ट, शक्ति परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, एक शब्द आ रहा है समूह, छोटे समूह। तो जब हम समूह की बात करते हैं और अलग अलग योग्यता के स्तर की बात करते हैं कि अलग अलग योग्यता स्तर वाले विद्यार्थी हैं, वो आपस में क्या करेंगे, कोऑपरेट करके किसी गतिविधि को पूरा करेंगे। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी है ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग लेवल ऑफ एबिलिटी के स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में बांधा जाता है और उनसे एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। तो वो एक दूसरे के सहयोग से कोऑपरेट करके उस एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहकारी अधिगम या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने है, स्प्रंगलर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। तो आप इसमें बताएंगे, ऑप्शन है शीलगुण उपागम, प्रकार उपागम, मूल प्रवृत्ति उपागम और मनोविश्लेषण उपागम। तो यहाँ पर हमारा आएगा टाइप अप्रोच यानी के प्रकार उपागम। ठीक है, स्प्रंगलर का व्यक्तित्व वर्गीकरण किस प्रकार का है, प्रकार उपागम। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा नहीं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या लक्षण नहीं है। तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं, पहला है काल्पनिक दुनिया में रहना, जीवन में संतुलन, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान, अवांछित चिंताओं से मुक्त। तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं और हमें एक इसमें नेगेटिव चीज दिख रही है। जैसे अवांछित चिंताओं से मुक्त, मतलब कि टेंशन फ्री रहना, अनडिजायरेबल जो वरीज हैं, चिंताएं हैं, उनसे मुक्त रहना, तो ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है, अपनी क्षमताओं का जिसको ज्ञान हो, सीमाओं का ज्ञान हो, वो भी एक अच्छा लक्षण है। जीवन में संतुलन है जिसके, वो भी एक अच्छा लक्षण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर वक्त काल्पनिक दुनिया में रहता है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, तो वो अच्छा लक्षण नहीं है। तो आपने यहाँ पे नहीं बताना था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी चीज, मतलब एक क्रोध जहां पर दिखाना चाहिए था वहां पर ना दिखाकर उसका कहा क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है, मतलब कि वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है ना। जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि भाई हमें इमोशन प्रकट कहीं और करने थे लेकिन वो किसी दूसरी तरफ व्यक्त हो गए, किसी दूसरे के ऊपर। जैसे कि हम बहुत बार होते हैं ना, जब हम एग्जाम देने जाते हैं किसी में सब्जेक्टिव, की भाई अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो अच्छे मार्क्स देगा, खराब मूड होगा तो वो खराब मार्क्स देगा। तो वो जो मूड है वो किसने अच्छा या खराब बनाया, शायद उसके वर्क प्लेस पे या उसके घर पे, जिसका कि वो यहाँ पर उसको दिखा दिखा रहा है। ठीक है, तो विस्थापन हो रहा है ना। विस्थापन मतलब शिफ्ट होना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि छोटे माता पिता पर क्रोध नहीं कर सकता था, छोटे भाई पर कर दिया, है ना, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन।
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। तो जहां आता है बेसिक यूनिट ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं पियाजे की थ्योरी के साथ क्या जुड़ा है, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में ऐड होती जाती है, तो हमारे दिमाग में क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स बनते जाते हैं इंफॉर्मेशन के, जिसको कि हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। संवेगात्मक बुद्धि को चार क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा किसने दी है, तो जब हम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा की तरफ जाते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं, तो वहां दो नाम में हमें कंफ्यूजन होती है। एक नाम है डेनियल गोलमैन का और दूसरा है मेयर और पीटर सलोवे का, क्योंकि इन ये दोनों ही इस थ्योरी के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ मेंशन है चार क्षेत्र। तो जब चार क्षेत्रों की बात की जाए तो ऑप्शन आपका आएगा मेयर एवं पीटर सलोवे। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस में जो चार क्षेत्रों की बात की है वो मेयर और पीटर सलोवे ने दी है, मैंने यहाँ पर दिया भी है। इसको हम पम से याद करते हैं, PUUM। P फॉर परसीव, U फॉर मैनेज, U फॉर अंडरस्टैंड, M फॉर मैनेज। ठीक है, परसीव, यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज, ये पीटर मेयर और सलोवे की दी हुई इमोशनल इंटेलिजेंस के चार आपके ये क्षेत्र दिए गए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं डेनियल गोलमैन की, तो उन्होंने पांच क्षेत्रों को डिफाइन किया है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। ठीक है, अगर आपसे अगली बार पांच क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो आपका डेनियल गोलमैन होगा, ऑप्शन हो गया यहाँ पर आपका। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि कैसी होती है, हम साक्षात्कार कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, प्रश्नावली के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए, अवलोकन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन जैसी कोई विधि नहीं होती है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति मापन की प्रत्यक्ष विधि क्या नहीं है, प्रक्षेपण नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जाता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को ये प्रकट करता है, तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है अपनी क्लासेस में कि जो थॉर्नडाइक ने हमारे कुछ नियम दिए हैं सीखने को लेकर के, तो जिसमें से हम एक पढ़ते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो तत्परता का जो नियम है ये कहता है कि अगर आपके सामने थाली में खाना परोस कर दे दिया जाए लेकिन आप उसके लिए तैयार ही नहीं है, उसको खाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आप तत्पर नहीं है, आप रेडी नहीं है। ठीक है, तो सीखने के लिए आपके अंदर सीखने की इच्छा का होना भी जरूरी होना चाहिए। घोड़े को पानी के पास ले जाएंगे लेकिन पिएगा तो वो खुद ही, उसके अंदर अगर इच्छा नहीं होगी तो वो पानी नहीं पिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बच्चे के अंदर हमें सीखने की इच्छा को डेवलप करना होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम, कि बच्चे के अंदर भी सीखने के लिए तत्परता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हम आगे हैं लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो हमने इसको पढ़ा है MLT से, MLT, ULT एंड RLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हम इस तरीके से पिरामिड शेप में करके पढ़ते हैं। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये तीन, जहां पर इन तीनों के बारे में पता है, तो जो चौथा है अलग, उसको हम हटा देंगे। बेसिक लेवल या आधारभूत स्तर जैसा कोई स्तर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हमने देखे यहाँ पर। अब निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी के तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है, तो जो ब्रॉन फेन ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी है, इसमें मैं आपको इमेज के माध्यम से बता दूं कि ये हमें क्या बताता है कि जो एक बच्चा है, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब जो उसके आसपास का जो माहौल है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी माइक्रो सिस्टम, फिर है मेजो सिस्टम, फिर है एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो सिस्टम और उसके बाद है आपका
क्रोनो सिस्टम। तो जो बहुत ही नजदीकी लोग होते हैं, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबर, या आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ डायरेक्ट बच्चे जुड़े होते हैं, उसको हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाहर का क्षेत्र मीजो सिस्टम, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, क्रोनो। हो सकता है अगली बार आपसे ये सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो आपके सामने ये इमेज है, हमने यहाँ पर ऑप्शन बताना था कि कौन सा भाग नहीं है, तो माइक्रो, मैक्रो, मीजो, लेकिन माइनर जैसा कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपका यहाँ बहुत ज्यादा डाउट था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन 1 ठीक माना था, क्रोध निवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिस्ट दी हुई है, बेसिक इंस्टिक्ट और इमोशन, कौन से इमोशन के साथ है। फियर से हमारा स्केप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका, आप मेन मेन इसमें से देख सकते हो, ये लिस्ट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी। ठीक है, और इसको, ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो इंस्टिक्ट है टोटल कितनी होती है, 14 होती है, और किसने दी है, मैकडूगल ने दी है। तो आपको ये नंबर्स भी याद रखने हैं, किसने दिया है ये भी याद रखना है, और बेसिक इंस्टिंक्ट से कौन सा इमोशन कनेक्टेड है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब है अपना, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त का तरीका जो हम देखते हैं ना, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन देखते हैं, समाजीकरण पर चर्चा, सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, और सामाजिक संबंधों पर वृत्त चित्र। तो हम देख रहे हैं कि जहां पर गतिविधियां होंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माना जाता है। ठीक है, तो सामूहिक गतिविधियों का आयोजन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। मास्लो की नीड हायरार्की हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपके सामने पिक्चर लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमारे सामने हम देखते हैं कि कितनी तरीके की नीड्स होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड होती है पहली, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित है आपकी। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, एंड लास्ट में है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे बेसिक नीड्स क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। उस, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद आपको क्या चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए, है ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, जिसमें आपके हेल्थ से संबंधित हो गया, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, है ना, तो ये आपका सेकंड पे आ जाता है। जब आपको आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, आपको सिक्योरिटी भी मिल गई, उसके बाद आपको अपनों का साथ चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली चाहिए, है ना, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए, जिसको हम लव और लव एंड बिलोंगिंगनेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे हमारी जो इच्छा होती है वो है सेल्फ एस्टीम की, हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, हमें कॉन्फिडेंस बेहतर चाहिए, है ना, दूसरों से हमें सम्मान की भावना हम उम्मीद करते हैं कि हमें जीवन में, समाज में सम्मान मिले। और पांचवा है अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर आप मोरालिटी, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जहां आप बाकी सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, एक अलग ही लेवल पे आपका, आपकी लाइफ होती है। तो आपको ये 5 स्टेजेस अलग याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, जो सम्मान की आवश्यकता है, स्टीम ऑफ नीड, ये कैसी है, हमारी सोशल नीड होती है। ठीक है, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ कौन सा है, पहला हम देख रहे हैं असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, ये तो संबंधित है। युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, ये भी संबंधित है। उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, ये भी संबंधित है। लेकिन पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, ये बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। आप देख रहे हैं हम दूसरा पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में देख लेते हैं, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं होते हैं, सब में अलग अलग खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं, तो ये भी एकदम सही है।
अब लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती है। तो जहां केवल शब्द हो वहां तो वैसे ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो जो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं क्या वो केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तित्व अध्ययन के शीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी क्या कौन है आपके? फॉर स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ऑलपोर्ट का यहाँ पर नाम आता है, और ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? ध्यान से पढ़ना। सूचना प्राप्त करने हेतु, प्रदान करने हेतु नहीं। तो देखें, सुनना और लिखना, क्या आप लिखकर सूचना प्राप्त करते हैं? सुनकर तो सूचना ले रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन लिखकर तो आप सूचना प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे। बोलकर और पढ़कर, पढ़कर सूचना ले रहे हैं लेकिन बोलकर आप सूचना दे रहे हैं, तो ये भी हटाएं। सुनना और पढ़ना, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है आपके पेयर? सूचना प्राप्त करने के लिए है। लास्ट भी देख लेते हैं, बोलकर तो आप बता रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं तो आप बता रहे हैं, सूचना प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्लियर? त्रितंत्रीय सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो हम यहाँ पर देखेंगे विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। एनालिटिकल, क्रिएटिव, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल बुद्धि होती है, क्रिएटिव बुद्धि होती है, प्रैक्टिकल भी होती है, लेकिन थियोरेटिकल हमारे यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है? जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं। जो हमने लास्ट पेपर किया था 2023 का, उसमें पूछा गया था ना कि कितने स्तर होते हैं नैतिकता के? तो 3 स्तर होते हैं, है ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और कितनी उसमें स्टेजेस होती, मतलब अलग अलग कितने होते हैं उसमें? एक के अंदर 2 आते हैं आपके, तो टोटल आपके यहाँ पर होती हैं 6 स्टेप होते हैं, लेवल होते हैं कितने? 3। ठीक है, लेवल अपने होते हैं 3, स्टेजेस कितनी होती हैं आपकी? 6 होती हैं, एक लेवल में 2 होती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं लेवल 1, जिसको हम प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, ये आपकी 6 साल तक की उम्र तक होती है। स्टेप 1 क्या है यहाँ पे? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाला, ओबे रूल टू अवॉइड पनिशमेंट। यहाँ पर हमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन वो रूल क्यों मानते हैं? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टेप में क्या है? वो रिवॉर्ड के लिए, मतलब उन्हें कुछ मिलेगा, इसके लिए वो अपना कोई योगदान देते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि परफॉर्म करो, आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका? 6 साल तक लेवल 1 प्री कन्वेंशनल। उसके बाद है आपका लेवल 2 कन्वेंशनल, ये 7 से 11 साल है। आपको ये जो एज का जो ग्रुप है ना, मतलब कितने से कितने साल तक कौन सा लेवल है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ हम गुड बॉय बैड गर्ल वाली जो इमेज है वो बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो गुड गर्ल या गुड बॉय कहलाएंगे, गलत करेंगे तो बैड गर्ल या बैड बॉय कहलाएंगे। तो ये वाला जो है कि कंफर्म टू अवॉइड डिसअप्रूवल और डिसलाइक बाय अदर, कि दूसरे हमें डिसलाइक ना करें, है ना, डिसअप्रूव ना करें, इस चीज को अवॉइड करने के लिए बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये अपना कन्वेंशनल लेवल में आता है स्टेप 3 में। फिर स्टेप 4 में क्या आता है? कन्फर्म टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटी, इस स्टेप 4 में आता है। और जो अपना लास्ट वाला है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, ये 11 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, जहां खुद बच्चे अपने अपने लिए नियम बनाते हैं, और जो नियम को वो फॉलो करते हैं वो किसी के प्रेशर में नहीं करते, बल्कि वो अब समाज का हिस्सा बन चुके हैं, वो समझ चुके हैं चीजों को, इसलिए करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? कि जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत, कि वो खुद से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये नैतिकता है और हमें इसे मानना है, तो ये किसका लक्षण हो जाएगा आपका? उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, यहाँ पर पनिशमेंट के डर से या फिर किसी के अप्रूवल के लिए नहीं बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में, बल्कि वो इसीलिए नैतिकता का पालन कर रहे हैं क्योंकि अब वो खुद समझ चुके हैं कि ये समाज का भाग है और हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन सी विशेषता है पहले हम देखेंगे। यह संधिकरण की अवस्था है, बिल्कुल सही। यह अवास्तविकताओं की अवस्था है, बिल्कुल सही, अपने एक अलग दुनिया में होते हैं बच्चे। यह पहचान की खोज का समय है, ये भी बिल्कुल सही है। ये यौवनारंभ की दहलीज है, तो ये जो प्यूबर्टी की जो एक हम कह रहे हैं कि उसका एक एंट्री पॉइंट है, तो ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये
पोस्ट अडोलसेंस पीरियड को हम कहते हैं कि जो यौवनारंभ की दहलीज हम उसको कहते हैं। व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पर पूछा जाए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के लिए जो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए आपका किया जाता है, तो ये क्या किस तरीके का टेस्ट होता है जिसमें आपको पिक्चर्स के माध्यम से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाता है। जैसे किसी कोई ऐसी पिक्चर दे दी जिसमें आपको क्लियरली एक चीज के बारे में नहीं बता पा रहे हो, तो आप क्या करते हैं, हर एक का परसेप्शन अलग होता है, किसी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, तो उस पिक्चर को आप जितने लोगों को दिखाएंगे उनकी एक्सप्लेनेशन उस पिक्चर के बारे में अलग होगी। तो उससे क्या पता चलता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, उनकी पर्सनालिटी का पता चलता है। अगर किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया कि उसे किसी उसमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आ रही है, इसका मतलब व्यक्ति में की पर्सनालिटी में पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। अगर किसी ने नेगेटिव आंसर दिया है तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव है। तो ये जो परीक्षण है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये आपके मरे एवं मॉर्गन का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन दिया जाता है तो ये किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? जब क्या है, फिक्स्ड, आप बता रहे निश्चित संख्या में, खुद ही इसमें इन्होंने लिखा गया निश्चित संख्या में, मतलब फिक्स है। ठीक है, तो परिवर्तनशील तो आएगा ही नहीं, है ना। निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही, तो ये क्या है, एक फिक्स रेशो की बात हो रही है कि इतनी हो जाए, मतलब इतनी हमने फिक्स कर दिया कि आपने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए, तो उसके बाद हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। उसके बाद फिर 10वें क्वेश्चन के बाद हम फिर से पुनर्बलन देंगे, तो ये निश्चित अनुपात हो गया। ठीक है, फिक्स रेशो। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है कैसे, किशोरावस्था क्या है, तो पियाजे का जो हम एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, दूसरी हम नैतिक विकास का सिद्धांत भी एक पियाजे का पढ़ते हैं, कोहलबर्ग का भी अभी हमने पीछे देखा। तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था क्या है, अभी हमने क्या देखा, जो किशोर हैं वो क्या करते हैं, खुद से अब उनमें ये भावना आ जाती है कि जो सही है, मतलब उन्हें किसी के प्रेशर में वो अब नैतिकता का पालन नहीं कर रहे, वो खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नैतिकता का पालन हमें करना चाहिए। तो ये क्या है, ऑटोनोमस मोरालिटी की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। ठीक है, दो तरीके की इन्होंने मोरालिटी बताई है, हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस। ये 11 से 12 साल है इसका एज ग्रुप, और ये है 5 से 10 साल। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप में प्रभावित करता है? तो हमें इस तरीके के कीवर्ड्स को एकदम हाईलाइटेड वे में पढ़ना चाहिए। पॉजिटिव अफेक्ट, तो अर्थहीन विषय वस्तु, जो अर्थहीन है विषय वस्तु, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्या वो सकारात्मक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। परिपक्वता की कमी, तो किसी में मैच्योरिटी ही नहीं है, तो क्या ये भी सकारात्मक बात है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब है थर्ड ऑप्शन, अभिप्रेरणा की कमी, तो क्या ये सकारात्मक है? ये भी सकारात्मक नहीं है। सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, तो ये जो सूचनात्मक प्रतिपुष्टि है, इंफॉर्मेशनल फीडबैक, ये सकारात्मक है? बिल्कुल यही सकारात्मक है, बाकी तो हमने देखा कि क्या है, नकारात्मक रूप थे। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। तो हम मोटिवेशन का ये टॉपिक, हम मोटिवेशन, ये वाला क्वेश्चन हमने मोटिवेशन के टॉपिक से यहाँ देखा। तो मोटिवेशन हम दो तरीके से पढ़ते हैं, क्या, एक तो हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक पढ़ते हैं हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बेसिक हम ये दो पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक, जो हम अपने मन से हमें जो प्रेरणा मिलती है कि हमें ये अचीव करना है गोल, है ना, तो वो अपना होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन अगर गोल बाहर है, मतलब आप कोई काम करने चाह रहे हो, करने जा रहे हो, लेकिन उसका उद्देश्य बाहर है, आपके अंदर नहीं है, मतलब कोई पुरस्कार लेने की भावना से, किसी की प्रशंसा लेने की भावना से, तो वो क्या है आपका प्रेरणा, क्या है वो बाहरी प्रेरणा है ना। तो बाह्य अभिप्रेरणा का लक्षण ये है कि रोहित प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की सहायता करता है, ये क्या है आपका बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगर यहाँ पर होता कि क्योंकि वो ऐसा करना चाहता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने अपने अपनी संतुष्टि के लिए, तो वो क्या हो जाता आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता, क्योंकि मोटिवेशन उसके खुद के अंदर है। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु है 12? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला है मानसिक आयु, मेंटल एज, डिवाइडेड बाय जो आपकी प्रेजेंट एज है, मल्टीप्लाई 100।
ठीक है। तो आपकी अभी हमने देखा यहाँ पर जो है आपकी 15 वर्ष की का बालक है, उसकी बुद्धि लगती क्या होगी, जबकि उसकी मानसिक आयु, तो मानसिक आयु क्या है 12 बटे अभी आयु क्या है प्रेजेंट एज 15, मल्टीप्लाई हो गया आपका 100। इसको आप 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से 100 को डिवाइड करो, 20 चौक के आ गया आपका 80। तो आंसर हो जाएगा आपका 80। क्लियर। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। अगर आपको सृजनात्मकता का विकास करना है तो क्या करोगे आप। मौलिकता को प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भय को दूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिस्पोंड, बिल्कुल ये भी करेंगे। लेकिन अपसारी चिंतन का प्रतिहार, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना होता है ना। उससे क्या होता है, बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पर नेगेटिव शब्द दे दिया है, तो अपना ऑप्शन हमने इन्होंने नहीं ही पूछा था, तो आपका ऑप्शन जो है फोर्थ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। 29th है, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो हमने 2023 का पिछला क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, उसमें भी ये वाले क्वेश्चन मिलते जुलते पूछे गए थे आपके, कि जो केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, मैंने बताया था उसमें भी। और सिर से पैर की तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सिफेलिक कॉर्डल। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ प्रोक्सिमो डिस्टल, कि विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है उसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमो डिस्टल। भूख और प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि भूख और प्यास ऐसा मतलब एक ऐसी ऐसे ट्रेट होते हैं, वो बच्चा जन्मजात सीख करके आता है। ठीक है। वो बाह्य अर्जित नहीं होता है ना, अक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, मतलब एक्सट्रिंसिक नहीं होता। ये कैसा होता है आपका, आंतरिक होता है, इंट्रिंसिक होता है। ठीक है। ये बच्चे के अंदर पहले से ही होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर पहले से ही होता है, इंट्रिंसिक होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहे तो आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हैं। ये अपना बैच हमारा शुरू हो चुका है 22 जुलाई से। ठीक है। जनरल पेपर और हिस्ट्री के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और दोनों पेपर के लिए आप कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच। टेक